नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ सेंटर बाय जीतू में आपका स्वागत है। आइए हम आज चालू करते हैं मॉडल पेपर टेस्ट पेपर फर्स्ट। तो ये इसमें हम मॉडल टेस्ट में देखेंगे, ये उत्कर्ष द्वारा लाया गया मॉडल टेस्ट पेपर है जो कि पेट के लिए है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनमें हम आपको सबसे पहले जीएस के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले हम जीएस के क्वेश्चन देख लेते हैं। जो 25 क्वेश्चन जीएस में डिसाइड है, कभी कभी जीएस 25 से ज़्यादा भी आ जाते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा और जो क्वेश्चन ना आए उसको नोट करके जरूर याद कर लीजिएगा। तो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित विदेशी यात्री किस क्रम में भारत आए। तो विदेशी यात्री किस क्रम में भारत आए, तो सबसे पहले फाहियान आया था, उसके बाद ह्वेनसांग आया था, उसके बाद टॉमस मुनरो आया था। तो 2 3 1, 2 3 1 किस में है, तो ऑप्शन सी इसमें सही आंसर है, 2 3 1। इस प्रकार ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुई थी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी जिस भाषा में लिखी गई थी वह तुर्की भाषा है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो ये समुद्रगुप्त, याद रखिएगा, समुद्रगुप्त ने अपने जीवन में किसी भी पराजय का सामना नहीं किया, तो इस कारण से समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था, तो ये धर्मपाल राजा थे, याद रखिएगा, ये पाल वंश के राजा थे, याद रखिएगा, पाल वंश के सबसे फेमस राजा थे धर्मपाल। जबकि पाल वंश के यदि संस्थापक देखें तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 6 देख लेते हैं। नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है, तो नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा। तो याद रखिएगा, ये लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में इसको नारा दिया था, याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, 1916। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध महात्मा गांधी का सत्याग्रह के लिए आह्वान उनका अखिल भारतीय संघर्ष के नेतृत्व का सर्वप्रथम प्रयास था, तो ये 1919 ईस्वी में, याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन 1919 का भारत शासन अधिनियम के बाद इसको लाया गया था, तो याद रखिएगा 1919। सॉरी दोस्तों, 1919 के बाद तो ये शायद गलत है, ये इसका रौलट एक्ट होना चाहिए, कि रौलट एक्ट, क्योंकि 1919 ईस्वी में रौलट एक्ट भी आया था, तो इसका सही आंसर 1919 रौलट एक्ट होना चाहिए, क्योंकि इसमें नो अपील, नो दलील, नो कानून वाला ये एक्ट था, जिसमें गांधी जी ने सत्याग्रह पहली बार लाया था, तो इसका सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। असहयोग आंदोलन को कब स्थगित किया गया था, तो ये 1922 ईस्वी में स्थगित किया गया था। तो असहयोग आंदोलन को स्थगित इसलिए किया गया था क्योंकि चौरी चौरा 5 फरवरी को चौरी चौरा कांड हो गया था, तो इस कारण से इसको स्थगित करना पड़ा था। गोरखपुर में एक कांड हो गया था, याद रखिएगा, चौरी चौरा कहाँ है, तो गोरखपुर में, तो इस कारण से 1922 ईस्वी में गांधी जी ने इसको स्थगित कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था, तो सबसे पहले पुर्तगालियों ने, याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। यदि आपको ये भी पूछा जाए तो याद रखिएगा पीडीई याद रखिएगा, पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, तीसरे नंबर पर अंग्रेज आए थे भारत में, पुर्तगाली, डच व अंग्रेज, तो इस प्रकार से पुर्तगाली इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। कृष्णा नदी पर निम्नलिखित में से कौन सा बांध निर्मित किया गया है, तो ये श्री सैलम बांध निर्मित किया गया है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा, कृष्णा नदी पर श्री सैलम बांध। वहीं देख लेते हैं, उकाई बांध है, ताप्ती नदी पर है, गुजरात में, याद रखिएगा। मेट्टूर कावेरी पर है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, तो याद रखिएगा, ये डॉल्फिन जलीय जीव है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है और ये गंगा में पाई जाती है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। इस सही जोड़ा मिलान करना है, तो नोवा मंडी, लौह एस्क, और देख लेते हैं कलपक्कम, ये आणविक शक्ति के लिए फेमस है, कोडरमा अभ्रक के लिए, कर्णपुरा ये लोहा ये कोयला के लिए, तो याद रखिएगा
बी का 1, ए का 3 और सी का 4। सी का 4 कहाँ पर है और ए का 3, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र की वह पहाड़ी जो तमिलनाडु में नहीं स्थित है, तो इसका सही आंसर है पालकोंडा। ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में ये स्थित है, तो पालकोंडा आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। पहला, संसार का लगभग 2.4% भारत के अंतर्गत आता है, ये एकदम सही है। कर्क रेखा देशों के बीच से गुजरती है देश से, जो अक्षांशीय विस्तार को 2 भागों में बांटती है, ये भी एकदम राइट आंसर है। भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, ये गलत है, पूरी तरह से नहीं स्थित है। तो ऑप्शन 2 और 3, 2-3 किस में है? ऑप्शन सी में है, ये सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मूल्यह्रास किसे कहते हैं? तो मूल्यह्रास भौतिक संसाधन के इस्तेमाल के दौरान होने वाली टूट फूट को कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अर्थात RRB की स्थापना कब हुई थी? तो 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 18, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि आवंटित की गई है? तो 2022 में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 48,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है, याद रखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। IMF की स्थापना कब हुई थी? तो जुलाई 1945 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला देख लेते हैं। दूर संवेदी सूचकांक सेंसेक्स में कितनी कंपनियों को शामिल किया जाता है? तो सेंसेक्स में 30 कंपनियों को शामिल किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। सेंसेक्स में 30 टॉप कंपनियों को शामिल किया जाता है, जिनके शेयरों में उतार चढ़ाव होता रहता है, और ये भारत की टॉप कंपनियां होती हैं, तो इस कारण से इसका सही आंसर होगा 23। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी याद रखिएगा, कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है, अर्थात कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी यदि ना बनी रहे तो फिर निरंकुश बन जाएगी। इस कारण से हमारे यहाँ संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। ऑप्शन इसका सही होगा सही। 22 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय का एक अभिलेख होना कहा गया है? तो ये अनुच्छेद 129 में अभिलेख न्यायालय कहा गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार की श्रेणी से निम्नलिखित में से किसको हटाया गया है? तो ये संपत्ति का अधिकार, याद रखिएगा, 300A में इसको कर दिया गया है। 300 का में संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। 24 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय शासन प्रणाली में अविच्छिन्न तत्व है? तो अविच्छिन्न तत्व कौन है? तो ये कार्यपालिका और विधायिका का संयोजन, ये सही है इसका आंसर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो ये भाग 9 में, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। तो ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।